हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए, तो मैं आपका साइंस टीचर अल्ताफ सर आप सभी का बोर्ड्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ये हम आपको बता दें सबसे पहले कि 10th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 लेक्चर कर चुके हैं और ये मान के चलिए कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम किताब में एनसीईआरटी बुक में जितना क्वेश्चन दिया उन सब पे बात करेंगे। और उसके बाद एक लेक्चर आएगा जिसमें पूरे बिहार बोर्ड में पिछले 15 साल से इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, 2 मार्क्स वाला हो, 5 मार्क्स वाला हो, सब पे एक एक करके काम करेंगे। और हम आपको इस बात का पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जब ये चैप्टर आप पूरे ईमानदारी से लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद पूरे 15 साल के पूछे हुए क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात का पूरा गारंटी है, बशर्ते कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरे वीडियो को लाइन बाय लाइन बिना स्किप किए हुए देखें। उसके बाद अभी जब हम क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे तो उसमें आप चेक करेंगे, अगर आप पढ़ के आए हुए पीछे से पूरा लेक्चर 7 लेक्चर पूरा कवर किए हुए हैं, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि टोटल क्वेश्चन 1 साल 2 साल का नहीं, 1 साल 2 साल में भूल किया जा सकता है। 15 साल का क्वेश्चन बता रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब 2 मार्क्स वाला हो या 5 मार्क्स वाला, टोटल क्वेश्चन बनेगा। अब बात ये है, कुछ बात ये आ जाता है, जैसे हम आपको बता दें कि कुछ क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाला खुरपाती करता है। अब ये खुरपाती करता है कि बच्चे जो हैं वो मतलब कि 95 प्लस नहीं जा पाए, तो कुछ क्वेश्चन खुरपाती टाइप का देता है जिसपे वही बच्चे उसको मतलब कमांड में रखते हैं जो थोड़ा सा बेहतर लेवल पे मेहनत करके आए। तो ये खुरपाती टाइप क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा, इस बात का गारंटी देते हैं। बाकी बात तो बहुत सारा है और बात हम करें उससे बेहतर है कि हम आपको करके दिखाएं और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 7 है। हम पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक चला था ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में हम लास्ट में ये देखे थे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी था और उसमें हम ये भी बता दिए थे कि ऑक्सी मतलब क्वेश्चन इसमें किस लेवल का देता है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो इससे पहले वाला लेक्चर 6 में आप जाके बता सकते हैं किसी प्रकार। तो स्पेशल एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको ऑक्सीकरण अवकरण ऑक्सीकारक अवकारक इस पे जिक्र कर लेंगे, फिर उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा। उम्मीद है कि जितना हुआ है एकदम एक्सेस है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं उत्पन्न होना चाहिए। चलिए, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में छोटा सा ही वीडियो है, क्योंकि टॉपिक ही कम है, लास्ट मतलब टॉपिक है इसमें, वो है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के प्रभाव। मतलब कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, क्या साइड इफेक्ट है, मतलब कि हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम कैसे देखें, कहां देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल आपको बताते हैं। ईंधन के रूप में हम कोई भी ईंधन यूज कर रहे हैं, कोई भी ईंधन यूज कर रहे हैं, कोई भी ईंधन यूज कर रहे हैं। अब ईंधन का एक मतलब होता है जलावन। अब जलावन आप समझ रहे होंगे, जलावन ईंधन का मतलब होता है जलावन। जैसे एग्जांपल बता दें, जैसे लकड़ी जो है जिसको हम जलाते हैं और जलाने के बाद ऊर्जा और उष्मा उत्पन्न होता है, ऊर्जा और उष्मा उत्पन्न होता है, कभी कभी प्रकाश भी उत्पन्न हो जाता है। ऊर्जा उष्मा प्रकाश, किसी भी पदार्थ को अगर जलाने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा उष्मा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो वही ईंधन या जलावन कहलाता है। अब क्या है ना कि हम जो जलावन यूज करते हैं वो जलावन के रूप में क्या क्या आ जाएगा बता देते हैं आपको, सुनिएगा। ये जो लकड़ी है, लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, लकड़ी बोल रहे हैं, लकड़ी। अब ये लकड़ी को आप जलाएंगे तो उसमें प्रकाश निकलेगा, फिर उष्मा गर्मी निकलेगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं ना, ध्यान से समझना कि ये मतलब ईंधन को जलाते कैसे है। तो हम जितना भी लकड़ी यूज करते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में कार्बन पाया जाता है। जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड नाम का गैस बनता है, इसके साथ साथ उष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होता है, साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। चलो लिख देते हैं आपके लिए, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। सिंपल बात है, जब लकड़ी जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं बनेगा, उष्मा गर्मी भी निकलेगी और प्रकाश भी उत्पन्न होगा, उजाला भी होगा। तो ये सभी क्रिया होता है। अब इसमें क्या हुआ ना, ध्यान से सुनो अच्छा से बात को। यहाँ हम ईंधन का मतलब कि जला रहे हैं, मतलब कि ईंधन का क्या हो रहा है, ईंधन का हो रहा है दहन। एक दूसरे कलर से हम आपको लिख दे रहे हैं, यहाँ ईंधन का क्या हो रहा है, दहन। ईंधन का क्या हो रहा है, दहन। दहन का मतलब
दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। हम एक अच्छा स्लाइड लेकर के पूरे बात को आराम से लिख देंगे। अभी केवल ये बताना चाह रहे हैं कि दैनिक जीवन में एक चीज समझो, कोई भी पदार्थ अगर जल रहा है, उसका दहन हो रहा है, तो सबसे पहले बात, जो पदार्थ जल करके मतलब ऊर्जा उष्मा देता है वो ईंधन या जलावन कहलाता है, और उसको जलाना जो है वो दहन कहलाता है। अब एक बात है यहाँ पे, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उष्मा और प्रकाश बनता है, तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये कैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का डिफिनेशन पिछले लेक्चर में आप देखोगे तो उसका मतलब होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीजन का संयोग, यहाँ पे यही वाला फैक्टर काम कर रहा है। आप देखेंगे ध्यान से कि ये फैक्टर कैसे काम कर रहा है, तो देखिएगा कार्बन अकेले था, ऑक्सीजन जुटा और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। उम्मीद है कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दैनिक जीवन में एक यूज हम आपको बता दिए कि दैनिक जीवन में एक यूज ये है कि यहाँ पे कोई भी पदार्थ अगर जल रहा है तो मतलब वहां पे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, अर्थात वहां पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो किसी पदार्थ का जलना, किसी पदार्थ का जलना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मतलब कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रभाव जो है पदार्थ के जलने में देखा जा सकता है। एक पहला एग्जांपल, मतलब हम लिख के चल रहे हैं दहन जिसको बोलेंगे, तो जो दहन होता है, पदार्थ जलते हैं, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, उम्मीद है कि आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता दें। श्वसन। अभी श्वसन का क्या मतलब होता है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस श्वसन का मतलब क्या होता है। श्वसन का मतलब होता है, सुनिएगा, श्वसन का मतलब होता है कि ग्लूकोज से ऊर्जा बनना, ग्लूकोज से ऊर्जा बनना। अब ये ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे बनता है, बात को समझो। ग्लूकोज क्या है तो हम आपको बता दें कि पचा हुआ जो भोजन होता है, पचा हुआ भोजन, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं पेट में जाता है, वहां पाचन होता है, पाचन के बाद जो पचा हुआ भोजन होता है वो रक्त में चला जाता है, ब्लड में किया हुआ जो भोजन होता है उसका एक पार्ट ग्लूकोज होता है, वो पचा हुआ भोजन ही ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, सुन लेना, इस ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब क्या होता है ना, श्वसन में बता रहे हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से ब्लड में, ब्लड से फिर पूरी शरीर की कोशिकाओं में, जहां कौन जाके पहले से बैठ के इंतजार कर रहा है, ग्लूकोज। यहां आता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करके, विखंडित करके और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा फिर ऊर्जा बनाता है। तो यहां पे भी ऑक्सीजन का संयोग होकर के दो नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसके साथ साथ ऊर्जा बनता है। तो यहां भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इन पदार्थों का निर्माण होता है, अर्थात श्वसन भी ऑक्सीकरण के प्रभाव का एक एग्जाम्पल है जो हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं। श्वसन के बारे में एक बात बताएं कि दुनिया का कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो बिना श्वसन का जीवित रह सके। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्वसन वो प्रक्रम है जिससे जीव को ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा वह फैक्टर है जो एक कोशिका को काम करने के लिए, मतलब बॉडी के सेल्स को वर्क करने के लिए आवश्यक है। बॉडी के सेल्स में अगर एनर्जी नहीं होगा वो काम करना बंद करेंगी, और जब शरीर की कोशिकाएं काम करना बंद करेंगी तो फिर शरीर जो है जीवित नहीं रहेगा, मृत हो जाएगा, और मृत शरीर जो है वो सजीव नहीं है। उम्मीद है यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक तीसरा चीज आता है, तीसरा जिसको जानते सभी हैं, बस अनुभव नहीं किए कि वो ऑक्सीकरण है कि नहीं, तो हम आपको बता दें और आप याद रखना उसको। तीसरा चीज है जिसका नाम है विकृत गंधिता। शब्द नया है आपके लिए लेकिन समझ में पूरा आएगा। विकृत गंधिता में दो शब्द है, विकृत प्लस गंधिता। तो विकृत का मतलब होता है कि खराब हो जाना,
और गंधिता का मतलब होता है गंध का, मतलब कि किसी पदार्थ के गंध का खराब हो जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। तो जब हम क्या करते हैं कि भोजन को लंबे समय तक, ज्यादा देर तक, लंबे समय तक क्या करते हैं, ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं या वायु में खुला छोड़ देते हैं। जब भोजन को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये भोजन जो है ना, इसका दो चीज, एक स्वाद और दूसरा गंध, स्वाद और गंध अप्रिय हो जाता है। अब अप्रिय होने का मतलब कि खराब हो जाता है। तो जब हम भोजन को लंबे समय तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाली छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं या वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो भोजन खराब हो जाता है। अपने भाषा में हम बोले, मतलब खराब होने का क्या मतलब है कि खट्टा लगने लगेगा, टेस्ट जो होना चाहिए उसका रियल टेस्ट नहीं होगा, उसमें से दुर्गंध आना शुरू होगा, मतलब कि भोजन खराब हो गया, अप्रिय हो गया है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। इसमें क्या हुआ ना कि मतलब अब एक बात बताते हैं, आप ध्यान से सुनना अच्छा से बात को। भोजन कैसा होता है, तो भोजन में दो चीज होते हैं, हम इस पे आगे जिक्र करेंगे, आराम से चला जाएगा। वो दो चीज क्या होता है, तो भोजन जो है वो तैलीय होता है, मतलब कि उसमें तेल की मात्रा होती है, तैलीय होता है। या दूसरा चीज वसा युक्त होता है, मतलब फैटी होता है। तो जो भोजन होता है वो वसा युक्त या फैटी होता है या तैलीय होता है। तो जो तैलीय खाद्य पदार्थ या भोजन है उनको लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देंगे तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये खुला छोड़ने में क्या बना, ऑक्सीजन जो है इस भोजन से अभिक्रिया करके भोजन को ऑक्सीकृत कर देता है, उसके फैटी पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है, जिससे ये भोजन अप्रिय हो जाते हैं या इनका गंध और स्वाद जो है अप्रिय हो जाता है। उम्मीद है कि विकृत गंधिता आपको समझ में आया होगा। तो विकृत गंधिता भी क्या है, तो विकृत गंधिता भी ऑक्सीकरण का एक एग्जाम्पल है जो हमको दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। चलिए उसके बाद चौथा एक बात करें तो चौथा हमको दिखेगा जिसका नाम है संचारण। संचारण के बारे में एक पहले ही बात आपको बता दें कि संचारण विशेष रूप से हमको पढ़ना है केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर में, जिसका नाम है धातु और अधातु। और संचारण की जो घटना है वो धातुओं में ही देखने को मिलती है, इसीलिए केवल यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, बस ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल या प्रभाव वहां देखने को मिलता है। संचारण, अभी संचारण का क्या मतलब होता है, संचारण का मतलब होता है कि धातुओं के सतह का, अच्छा से बात को सुनिएगा, धातुओं के सतह का झड़ जाना, सतह का झड़ जाना या संक्षारित हो जाना। संक्षारित होने का ही मतलब है मतलब कि धातुओं के सतह का झड़ जाना। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, किसी मतलब कोई आप लोहा का पदार्थ, लोहा की कोई वस्तु है, एग्जांपल के तौर पे कि एक पुल जो है लोहा का बना हुआ है। अब क्या है ना कि पुल जब 200 साल, 150 साल, 300 साल का हो जाता है तो पुल कमजोर हो जाता है। अब इसका कारण क्या है ना कि वो जो पुल, जो लोहा का बना हुआ पुल है, तो वहां मतलब उसका पुल का जो लोहा वाला, जो लोहा का ऊपर वाला जो सतह है ना, जब वो वायु के संपर्क में आता है, जलवाष्प के संपर्क में आता है, तो उसके सतह पे, मतलब कि उस लोहा के सतह पे लोहा का ऑक्साइड एक बन जाता है, जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहेंगे। अब वो क्या है ना कि लोहा नहीं है, एक नया पदार्थ बन गया जिसको हम जंग के नाम से जानते हैं। तो लोहा की सतह पे जंग लगता है और जंग लगने के बाद वो पपड़ी के रूप में फिर बाहर हो जाता है। इतना मोटा लोहा था, मैंने 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद जो है वो धीरे धीरे झड़ करके और पतला होता जाता है। मतलब कि लोहा के सतह का संक्षारण हो गया, जिसको बोलेंगे धातुओं के सतह का क्या हो गया, संक्षारण। तो धातुओं के सतह का जो संक्षारण होता है, इस घटना को ही या मतलब कि झरना ही संक्षारण कहलाता है। अब ये भी क्यों होता है, तो जो लोहा है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके या जलवाष्प से अभिक्रिया करके या मतलब वायुमंडल में पाए जाने वाले अम्ल से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। अब ऑक्सीकरण होता है तो फिर वो जंग में बदल जाता है। अब ये भी ऑक्सीकरण का ही एग्जाम्पल है। तो हम ये 4 एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं, अधिकतर बात बता दिए हैं। अगला स्लाइड आएगा जिसमें आप आराम से सीख पाएंगे। जैसे देखिए सबसे पहला विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। अब ये विकृत गंधिता क्या था, डिफिनेशन लिखा है, वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देने पर उसका स्वाद और गंध खराब हो जाता है, खराब हो जाता है या अप्रिय हो जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। अब ये क्यों खराब हो जाता है, तो हम आपको बताएं ना कि जो भोजन होते हैं, भोजन में उपस्थित जो तैलीय पदार्थ होते हैं,
भोजन में उपस्थित जो तैलीय पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण जो है वो मतलब कि उनका स्वाद और गंध दोनों अप्रिय हो जाता है। ऑक्सीकरण के कारण, याद रखना, किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण। तो एक जगह हमको ऑक्सीकरण देखने को मिलता है विकृत गंधिता में। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन किस लेवल पे पूछेगा? तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है वो हम आपको बता दें, बस ये पूछता है कि विकृत गंधिता क्या है। या दूसरा तरीका से क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहां से पूछेगा कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभावों का वर्णन करें। तो टॉपिक हमारा ये लगेगा और पहला मतलब कि पॉइंट हम लिखेंगे विकृत गंधिता और उसका डिफिनेशन लिखेंगे। अगर 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन गया तो डिफिनेशन के साथ, पहले डिफिनेशन एक बार फिर से कंप्लीट कर लो क्या है। तो डिफिनेशन है कि कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ का मतलब होता है खाने पीने वाला पदार्थ जो वसा युक्त हो या तैलीय हो। तो तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देते हैं, लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ने का मतलब है कि इसी तरह आप छोड़ दे रहे हैं या बर्तन में ही रखे हुए हैं, अभी नहीं के लिए द्वारा पर छोड़ेंगे तभी खुला छोड़ना कहते हैं उसको। मतलब तो फिर कैसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता है? मान लेते हैं फ्रीज ऑन है, आप फ्रिज में डाल के रखेंगे ना तो वो वायु के संपर्क में नहीं है, वो उसका मतलब वो फ्रिज के अंदर का जो एक इन्वायरमेंट है, जो जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक अवरुद्ध बर्तन की तरह काम कर रहा है जिसमें वायु का आना जाना नहीं है। तो वही बात करें कि अगर हम वायु में खुले छोड़ देते हैं लंबे समय तक तो क्या होता है ना कि वो उस भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण जो है भोजन का स्वाद और गंध, रंग भी बोल सकते हैं, रंग भी आ जाएगा, माने बहुत सारे पदार्थ का रंग भी बदल जाता है या खराब हो जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसमें क्या ना ऑक्सीकरण हुआ। जब ये लिख लेंगे भाई तो इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ से पूछा है कि विकृत, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक तो बता रहे हैं आपको कि मेन टॉपिक लगेगा 5 मार्क्स में जाएगा तो पूरा जिक्र करो, या खाली पूछा विकृत गंधिता क्या है, इसके उपाय क्या है, या इससे बचाव माने विकृत गंधिता कैसे बचा जा सकता है। तो भोजन खराब होने से मतलब कैसे बचाया जा सकता है? तो एक तरीका हम लोग सबको ही जान रहे हैं, उसमें पहला है कि ठंडा और अंधेरा में रखें, मतलब भोजन को अंधेरा में रखें और ठंडा, जैसे फ्रिज में आप रख दें तो फ्रिज में ठंडा रहेगा भोजन, जो है तापमान कम हो जाएगा तो सूक्ष्म जीव नहीं पनपेगा, तो वहां पे अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक, तो एक है खाद्य पदार्थों को ठंडी और अंधेरी जगह पर स्टोर करें ताकि वे ऑक्सीकरण ना हो, मतलब कि उनका ऑक्सीकरण नहीं होगा कब? जब हम खाद्य पदार्थों को कहाँ रख देते हैं? ठंडी और अंधेरे जगह पे। तो पहला हो गया। दूसरा बचाव का क्या उपाय है? वायु रहित पैकेजिंग। वायु रहित पैकेजिंग में एगो क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, जो लाल कलम से हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा। ये वायु रहित पैकेजिंग में एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो बता रहे हैं, पूछता है कि जो चिप्स है ना, चिप्स, तो चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है? तो हम आपको बता दें कि वहां गैस भरा होता है नाइट्रोजन गैस। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि उसमें नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरा होता है? एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरा होता है? तो एक बात, इसका आंसर 2 मार्क्स में जाएगा। पहला कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है। एक ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक 2 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन जाएगा कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरा जाता है? तो इसका कारण ये है ना कि ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, जो नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन जो है जो नाइट्रोजन गैस है वो एक अकीरीय गैस है, एक अकीरीय गैस है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि जब चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर के उसको सील पैक कर देते हैं तो फिर वहां पे क्या होता है कि ये नाइट्रोजन चिप्स के मतलब कि वसा से रिएक्शन नहीं कर पाता है, रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए जब रिएक्शन नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, मतलब सिंपल बात यह है कि ये अकीरीय गैस होने के कारण वहां एक अकीरीय वातावरण तैयार कर देता है चिप्स के पैकेट के अंदर, जिसके कारण जो है वो चिप्स खराब नहीं होता है। तो सिंपल बात है, 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन जाएगा कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, तो बोलेंगे नाइट्रोजन गैस जो है अकीरीय गैस है और जो मतलब कि पैकेट में भरने के बाद जो है एक अकीरीय वातावरण तैयार कर देता है, जिससे क्या होता है कि चिप्स में उपस्थित वसा का ऑक्सीकरण नहीं होता है और वसा ये चिप्स खराब नहीं होता है। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि अकीरीय गैस है और ये मतलब चिप्स के पैकेट में अकीरीय वातावरण तैयार करता है, जिससे चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं होता और ये जल्दी खराब नहीं होता है। ये एक 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, एक ऑब्जेक्टिव टाइप था। अब यहाँ लिखा भी वही होगा, आप देखिएगा यहाँ लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा कि खाद्य पदार्थों को वायु रहित डिब्बों में पैक करें। अब वायु रहित डिब्बा का मतलब है ना
कि ऐसा पैकेजिंग करें कि उसमें हवा नहीं हो, मतलब वायु नहीं हो। और वायु का सेंस थोड़ा सा याद रखिएगा, वो कभी कभी वायु शब्द यूज कर लेता है। यहाँ वायु रहित का मतलब है ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन नहीं। तो फिर कौन सा गैस हो, कोई अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में एक जो मतलब कि हम यूज करते हैं वो ये नाइट्रोजन। तो वायु रहित डिब्बों में अगर पैक कर दें या कर कि ताकि ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया ना हो। जब ऑक्सीकरण के साथ ऑक्सीजन के साथ अगर प्रतिक्रिया नहीं होगा तो फिर ऑक्सीकरण नहीं होगा और खराब नहीं होगा खाना। अच्छा, तीसरा एंटीऑक्सीडेंट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक। अब ये प्रतिऑक्सीकारक या एंटी ऑक्सीडेंट क्या है समझिए, मतलब कि ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकने वाला। एंटी माने किसी भी चीज का जो एंटी होता है ना, विरोधी होता है ना, उसको रोकने का काम करता है। तो यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीकरण का विरोधी, ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकने वाला। तो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कुछ पदार्थ यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं। जनरली आप देखे होंगे प्रतिरक्षक के रूप में, जैसे अचार जब आम का घर पे महिलाएं बनाती हैं, तो आम का अचार बनाने के बाद उसको क्या करती हैं, जो सरसों का तेल होता है ना, उसमें डुबो कर और धूप में उसको मतलब सुखाती हैं। अब ये जो सरसों का तेल है ना, उस आम के अचार को जो है माने लंबा लाइफ, माने लॉन्ग लाइफ दे देता है, जल्दी खराब नहीं होने देता है। तो वहां पे जो सरसों का तेल है वो उस आम के अचार के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, उस आम के अचार का ऑक्सीकरण नहीं होने देता है, जिस कारण वो खराब नहीं होता है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे भी ये एंटीऑक्सीडेंट का ही काम करता है। नाइट्रोजन जो है चिप्स के पैकेट में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। नाइट्रोजन जो है चिप्स के पैकेट में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अगला है यहाँ कर रहा है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, कौन, ये एंटीऑक्सीडेंट। मतलब ये भी क्या है कि पदार्थ ही है। अच्छा, इसका और भी एग्जांपल होता है एंटीऑक्सीडेंट का, भी याद रखेंगे। एक विटामिन सी भी लिख लें, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब क्या है कि मतलब प्राकृतिक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये क्या करते हैं, मतलब कि ऑक्सीकरण की क्रिया को रोक देते हैं। एक और एग्जांपल, ये नाइट्रोजन गैस भी इसमें आ जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट में आ जाएगा। एक बताएं आपको, सरसों का तेल भी उसी में शामिल हो जाएगा। तो ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीकरण की क्रिया को या तो रोक देते हैं या धीमा कर देते हैं, जिससे भोजन जो है या खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। अब कह रहा है कि उपभोग की अवधि, मतलब खाने की अवधि क्या है ना, अब क्या है ना कि अगर आप किसी पदार्थ को जल्दी खा लेंगे तो फिर खराब ही नहीं होगा। खाद्य पदार्थों को जल्द से जल्द इस्तेमाल करें ताकि वे विकृतिकरणीयता न हो। मतलब यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि जल्दी अगर यूज कर लेंगे तो फिर खराब नहीं होगा। तो विकृत गंधिता से बचाव के ये उपाय हैं। पहला, ठंडा और अंधेरा जगह पे रखें। दूसरा, वायु रहित मतलब बर्तन में रखें। तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट में मिला करके रख दें। या चौथा जो है उसके मतलब खाने की अवधि जो है, इस्तेमाल करने की अवधि जो है कम कर लें या जल्दी इस्तेमाल कर लें। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद दूसरा जो प्रभाव है ऑक्सीकरण का, वो है संक्षारण या कोरोजन। इसमें समझेंगे संक्षारण का क्या मतलब है। वैसे हम स्टार्टिंग में ही बात करके हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। लोहा को जब हम लंबे समय तक वायु में या जलवाष्प में या अम्ल में, मतलब वायु में जितने भी पदार्थ यूज मतलब होते हैं, उनके संपर्क में जब ये लंबे समय तक रहता है तो लोहा की सतह पे एक भूरा रंग का परत बन जाता है, जिसको हम जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। अब ये जंग का बनना क्या है, तो संक्षारण है। उसमें होता क्या है कि लोहा का जो सतह है ना, वो झड़ जाता है, पापड़ के रूप में झड़ के निकलता है। तो संक्षारण यहाँ लिखा भी होगा। जब कोई धातु नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु संक्षारित हो जाती है। कमजोर होने का सेंस है कि पतला होगा तो मतलब कमजोर हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल है लोहा पर जंग लगना। किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का। हाँ, ये दो बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो लोहा पर जो जंग लगता है, सुनिएगा बात को ध्यान से, नहीं तो घबरा जाएगा। ये लोहा पर जो जंग लगता है ये कौन से कलर का होता है, तो याद रखना भूरा रंग का, भूरा रंग का जंग लगता है। ठीक। और दूसरा बात है कि चांदी पर काली परत चढ़ना, मतलब कि चांदी पर अगर चांदी का संक्षारण होगा ना, तो चांदी की सतह पर काला रंग का एक परत बनेगा, मतलब कि उसका संक्षारण हो रहा है। तांबा का अगर संक्षारण होगा ना, तो तांबा के सतह पर हरा रंग का परत चढ़ेगा। अब इसमें यही तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको आपको सबको याद रखना जरूरी है। पहला, अगर लोहा पर जंग लगेगा तो किस रंग का होगा, तो भूरा रंग का होगा। अगर चांदी पे अगर संक्षारण हुआ चांदी का, तो वहां पे काला रंग का परत बनता है।
काला रंग का परत बनता है। उसी तरह से अगर तांबा पे अगर संक्षारण हुआ तो वहां पे हरा रंग का परत बनता है। तो याद रखना कि कौन से मतलब पदार्थ पे अगर संक्षारण हो रहा है तो कौन सा कलर आएगा। अगला है संक्षारण को रोकने के उपाय। जो हम बोले थे आपको कि संक्षारण जो हम स्पेशली 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब बड़ा करके पढ़ेंगे, 5 मार्क्स वाला पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल इतना बता रहे हैं आपको जिसमें ये क्लियर हो जाए कि अगर दैनिक जीवन में उपयोग पूछे तो 5 नंबर क्लियर हो जाए। संक्षारण को रोकने का उपाय है कि धातु की सतह को पेंट कर दिए। सिंपल बात है, आप जनरली समझिए। मतलब जैसे क्या होता है ना कि लोहा का जंगला बना, अब जंगला पे क्या करते हैं, पेंट चढ़ाते हैं। उसका 2 उद्देश्य होता है। एक पहला कि सुंदर और चमकीला और आकर्षक दिखेगा, और दूसरा उपयोग होता है जब उस पे हम पेंट चढ़ा देते हैं तो जो जल मतलब पानी जो पड़ेगा या वायु का जो नमी है वो लोहा के डायरेक्टली संपर्क में नहीं जाएगा। उसके ऊपर एक लेयर बन गया किसका, पेंट का, जो लोहा को इस वायु से, नमी से, पानी से बचा कर रख रहा है, जिससे उसका संक्षारण नहीं होगा। तो संक्षारण को रोकना और उसको आकर्षक बनाने के लिए भी लोहा का जो जंगला होता है उसको पेंट किया जाता है। अच्छा, दूसरा तरीका है मिश्र धातु में बदलकर। मिश्र धातु जैसे हम आपको बता दें ना कि पित्तल एक मिश्र धातु है। उसमें क्या ना कि जल्दी जंग नहीं लगेगा या उसका संक्षारण नहीं होगा। वो 2 धातुओं का मिश्रण होता है। कौन कौन से धातु का मिश्रण होता है, इस तरह बहुत सारा एग्जांपल है। तो हम बोले ना कि 3रे चैप्टर में इसको विशेष रूप से पढ़ेंगे। मतलब 2 धातु को मिला करके एक नया धातु तैयार कर देंगे, उसका संक्षारण नहीं होगा या कम होगा। अगला बोला कि अन्य धातुओं का परत चढ़ाकर, जैसे एक है गैल्वेनीकरण। मतलब हम आगे उसको भी आगे ही पढ़ने वाले हैं, यहाँ ज्यादा बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा टॉपिक। अब ये गैल्वेनीकरण क्या है ना, इस पे क्या करते हैं ना कि एक धातु के सतह पे मतलब जिंक धातु का एक परत चढ़ा देते हैं। अब क्या होता है ना कि जब जिंक धातु के ऑक्साइड का परत चढ़ा देते हैं उस पे, तो फिर उसका जंग मतलब उस पर संक्षारण नहीं होता है। तो संक्षारण को रोकने का तरीका है कि किसी एक धातु के परत पर किसी दूसरे धातु का परत चढ़ा देना ताकि संक्षारण रुक जाए। तो संक्षारण क्या है, एग्जाम्पल और रोकने के उपाय क्या है, सब हो गया। अब एक चीज आपको मिलेगा, दहन। दहन का मतलब होता है जलना। अब इसमें देखिए जैसे हम बताया कि लकड़ी जो है, कार्बन जो है, ये ऑक्सीजन के साथ अगर जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसके साथ साथ उष्मा बनेगा, और उष्मा के साथ साथ आप कह दीजिए कि ऊर्जा या प्रकाश भी। उष्मा प्लस प्रकाश बनेगा, क्योंकि उष्मा ऊर्जा एक ही वे में लेके चलते हैं। तो आगे सुनिएगा, यहाँ पे हम क्या बता रहे थे आपको कि कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग था, यहाँ ऑक्सीजन जुटा है मतलब कि ऑक्सीकरण हुआ है। तो पदार्थ का जलना जो है वो भी ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है, मतलब दहन। अब दहन किसे कहते हैं, अगर माइंड में आपके चल रहा हो तो किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है मतलब दहन है। और दहन में क्या होता है कि ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला, केरोसिन, एलपीजी इत्यादि का दहन में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होती है। सिंपल बात है। तो दहन एक ऑक्सीकरण का ही प्रभाव है। आगे बात करें, एक लास्ट है श्वसन। श्वसन पे भी बात कर चुके हैं। श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है C6H12O6 ये भी ऑक्सीजन के द्वारा विखंडित होता है, और यहाँ क्या क्या बनता है, तो ऊर्जा बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का होता है क्या, ऑक्सीकरण। अब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तभी ये सब बनते हैं। तो श्वसन भी मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आप यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा CO2 और जल बनता है। मेनली ये बात को ध्यान में रखना है कि ऑक्सीकरण के प्रभाव के कारण ही श्वसन की क्रिया होती है और हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा नामक पदार्थ मिल पाता है ताकि कोशिकाएं सुचारू ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। चलिए, इतना ही काम करना था। बाकी अब कोई टॉपिक बचा है नहीं इस चैप्टर में। जो बचा है वो क्वेश्चन आंसर बचा है, उसको हम अगले लेक्चर में एक मतलब विशेष सीरीज में क्वेश्चन आंसर केवल चैप्टर का करेंगे। उसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आंसर होगा। वो कौन कौन सा होगा, तो हम आपको बता दें कि 2 टाइप का कौन कौन क्वेश्चन आंसर होगा ये बता देते हैं। प्रश्नोत्तर का अगर बात करें तो एक जो है टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर होगा, और टेक्स्ट बुक में भी आप याद रखेंगे NCERT मतलब प्लस BTBC भी लेके चलिए। मतलब बिहार बोर्ड का अपना प्रकाशन जो है BTBC का जो बुक आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दोनों सही बात ये है, दिल की बात ये है कि ये दोनों सेम ही होता है। आज के डेट में ये कि जब से NCERT वाला सिलेबस कम किया है ना, तो BTBC वाले में क्वेश्चन ज्यादा है, तो हम इसको मेन लेके चलते हैं। लेकिन NCERT थोड़ा सा जो है ज्यादा विश्वासी प्रकाशन है, तो इसी को लेके चलेंगे। NCERT प्लस BTBC टोटल क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा बहुत मतलब मजेदार चीज है। वो ये है ना कि हम आपको पिछले 15 वर्षों में
पिछले 15 वर्षों में बिहार बोर्ड जितना क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पूछा हो या सब्जेक्टिव पूछा हो, सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स वाला पूछा हो या 5 मार्क्स वाला पूछा हो, टोटल क्वेश्चन पे हम एक एक करके एनालिसिस के साथ बात करेंगे और पूरे प्रॉब्लम को दूर करेंगे। अभी पहला चैप्टर खत्म किए हैं तो पहला चैप्टर का पूरा क्वेश्चन करेंगे एक वीडियो में। कि टोटल काम पूरा प्रयास रहेगा कि एक वीडियो में हो जाए। अगर वीडियो लंबा होगा तो उसमें हम एक ही चीज को छांटेंगे जिसका नाम है 5 अंक वाला प्रश्न का स्पेशल वीडियो। नहीं तो कोशिश रहेगी टोटल वीडियो मतलब क्वेश्चन को एक ही वीडियो में समाहित किया जाए। बाकी मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में। आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बोर्ड गुरु चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।